कह लो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब आप एसक्यूएल डेटाबेस पे काम कर रहोगे तो ये पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो आप डेटाबेस उड़ा दोगे। फिर बोलोगे यार मेरी बड़ी गलती है, इनवॉइस का ऊपर डेटा था, दूसरी टेबल में डेटा ही नहीं था, मैं क्या करूँ, मेरी गलती थोड़ी है। इसलिए प्रोडक्शन का एक्सेस हम कभी भी, चाहे जितना भी सीनियर डेवलपर भी हो ना, हम उसको नहीं देते। हमारा कोई मखसूस बहुत टॉप सीनियर होगा, उसके हाथ में प्रोडक्शन का एक्सेस होगा, ठीक है। क्यों? आप ज़रा सोचेंगे कि आप डेवलपर को भी दे दें आपके प्रोडक्शन में, यूबीएल बैंक के अकाउंट की सारी डिटेल है, आप अपने अकाउंट की जो बैलेंस की वैल्यू है आप अपडेट कर दें, आपके पास राइट एक्सेस है, क्या होगा? कोई नहीं, अपने रिश्तेदार की आप अपडेट कर दें, जो नंबर लिखा हुआ आएगा वही दिखेगा, ठीक है। वो तो बाद में ऑडिट होगा कि अपडेट किसने किया है, सारी डिटेल आती, लेकिन कभी भी हम इस तरह की चीजें प्रोडक्शन वाली किसी भी सीनियर भी जो होता है उसको भी नहीं देते। अच्छा, बैंक में है ना, हम एक टेक्निक यूज करते हैं, मुझे नहीं पता सारे बैंक यूज करते हैं, बैंक एनालिटिक्स में था हमारे पास कि आपके अकाउंट का जो टोटल है ना, टोटल अमाउंट है उसका वो हैंडल बना देगा, सही। जब सेकंड टाइम आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो उस टाइम पे टोटल अमाउंट का दोबारा हैंडल बना के कंपेयर करेगा। अगर इन केस किसी डेवलपर ने अमाउंट बढ़ा दी, सर कासिम के अकाउंट में सपोज कर लें 10,000 रुपए, किसी डेवलपर ने 10 लाख कर दिया, अब दोबारा हेड बनाएगा, अब जो पहले का हेड रखा हुआ तो कभी भी मैच नहीं होगा, अब वो वहाँ पर एरर दे देगा। जब एरर देगा तो वो कंप्लेंट पे जाएगा कि भाई ट्रांजेक्शन एरर कर रही है, अकाउंट नहीं चल रहा, वो चेक करेगा पीछे तो अपडेट हुई भी वैल्यू, पकड़ेंगे किस डेवलपर ने चलाई इसको। ठीक है, तो हैश टेक्निक भी इंक्रिप्शन तो नहीं कहेंगे, हैश वन टाइम होती है, ठीक है, या वन वे होती है, जो मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बैंक में जाकर ट्राई नहीं मारना, जिस आप टेक लेके खड़े होगे ब्रांच पे वहीं से कॉल आ जाएगी, एक्सेस ही नहीं मिलेगा पहली चीज ना, तो हम एक्सेस ही नहीं मिलेंगे। अच्छा, रिफ्रेश यूं किया है कि आपकी एक ट्रांजिशन हुई, वहां जाके डेटाबेस के सर्वर में अपडेट हुआ, अब वहां पे आईडी नंबर 7 मिला, तो अब जब मैं इसको सेशन को रिफ्रेश करूंगा तो जो भी आईडी नंबर जो डेटाबेस के सर्वर में मिला है वो रिफ्रेश होकर यहाँ पे आ टू डू के ऑब्जेक्ट में, और फिर हमने उसको रिटर्न किया। वरना जो डेटाबेस में आईडी 7 है, 100 है, 1000 मुझे पता ही नहीं होता। तो रिफ्रेश का मतलब है जो वैल्यू कंटेंट और प्राइस, ये दो वैल्यू तो मैंने दे दी, लेकिन जो आईडी है वो सर्वर देगा, किसका? डेटाबेस का। जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, इस वजह से रिफ्रेश करना जरूरी है। अच्छा, आप ये समझें, आप एक डेटाबेस का टेबल देख रहे हैं, सही, आपने जैसे इसको देखा उसमें 4 वैल्यू है, अब आपने एक नई वैल्यू एंटर कर दी, नई वैल्यू एंटर होगी लेकिन आपको दिखनी चाह रही है, क्योंकि आपने देखने वाली जो इक्वाली करी थी वो पहले करी थी, ऐड करने वाली बाद में करी, उसने उसको रिपीट अपडेट थोड़ी करा। अब आपने कहा जो मुझे दिख रहा है इसको भी तो अपडेट करो, तो वो आपने जैसे रिफ्रेश करा 5 नजर आना शुरू, समझ गया? तो अब ये सेक्शन ना एक्चुअली ऊपर बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा। अगर यहीं पे स्टार्ट और क्लोज हो रहा होता तो हमें टेंशन नहीं होती। इस सेशन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये अच्छी बात है, सेशन ही यहाँ पर बन रहा है। तो हमें यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमने उसको बताया रिफ्रेश, पूरा डेटाबेस रिफ्रेश नहीं कर पाया, बल्कि हमने स्पेसिफिक न्यू टू डो को रिफ्रेश कराया, और न्यू टू डो के पीछे वही टेबल है जो हम बात करें। तो हमने कहा इस टेबल की वैल्यू इस सेशन के पास रिफ्रेश कर दो, तो इसका मतलब जो ऊपर सेशन रखा हुआ है यहाँ पर, अब इसके पास टेबल का अपडेटेड डेटा मॉडल है, वरना होता क्या वो ऐड तो हो जाता लेकिन सेशन को पास अपडेटेड डेटा नहीं है, तो रिफ्रेश नहीं कर पाया। तो एक पीछे से सवाल आया, हाँ, ये तो ऐड वाली कमांड है ना कि हम मल्टीपल चला सकते हैं, कमिट के बाद रिफ्रेश के बाद चलेगा, कमिट से पहले। अभी अंजुम भाई ने एक बात बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा बता दें, आपने एडवाइस वाली जो बताई थी गौर से सुनना, ये रियल यूज केस है, और मैं मानदारी से बता रहा हूँ ये वाली इंफॉर्मेशन ना मार्केट में 4-5 साल के बाद काम करके 2 डेटाबेस खराब करके आती है, जो वो अभी बता रहे हैं। बताएं। देखिए, आपने अक्सर इन्वॉइसेस देखी होंगी, मैं इसकी इन्वॉइसेस की एग्जांपल से देता हूँ कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, अदरवाइज और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। देखिए, जब आपके पास वन टू मैनी का रिलेशन होता है ना, ये डेटाबेस की टर्म है, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब ये है कि एक रिकॉर्ड आपके पास लेफ्ट साइड पे और उसके अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड आपके राइट साइड पे, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल एक इन्वॉइस की एंट्री अगर आप एक्सेल की फाइल में करना चाहें तो क्या होगा? आप लिखेंगे इन्वॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, आइटम नंबर 1, आइटम नेम, उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट।
आप दोबारा जब आप एंट्री करेंगे तो दोबारा आप फिर रिपीट करेंगे, इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम आप रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड के जो कुछ वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही है और राइट साइड की वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। तो जब एक सिंपल सा लोग कहते हैं ना कि कैसे मल्टीपल टेबल्स बनाएं, तो मैं सिंपल से ये कहता हूँ कि आप एक्सेल में एंट्रीज करना शुरू कर दें और हर एंट्री जो है वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रही हो कि एक्चुअल है क्या। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास इनवॉइस है जिसमें 10 आइटम है, ठीक है, तो अगर आप कहेंगे इसमें से आइटम नंबर 3 की मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा इनवॉइस नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, कस्टमर नेम क्या है, फिर आप बताएंगे कि आइटम नंबर XYZ है, उसकी ये अमाउंट थी और उसकी ये डेट थी। तो बात ये है कि जब आपके पास डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर आप टेबल्स को सेपरेट कर देते हैं। तो अगर आप कोई भी इनवॉइस देखें जो भी जिसको नॉर्मलाइजेशन हम कहते हैं, ठीक है, तो उसमें ये है कि आपके पास इनवॉइस के ऊपर जो चीज है ना वो एक अलग टेबल है, वो एक दफा आ रही है एंट्री, लेकिन जब नीचे देखेंगे या तो आपके पास मल्टीपल एंट्रीज आ रही है। तो आप कर क्या रहे हैं कि ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन आपने एंट्री की, उसके बाद आपने जो आपने नीचे वाली इन्फॉर्मेशन एंट्री करनी शुरू की, कोई अलग टेबल में जा रही है। बीच में कहीं पे आपको लगा कि यार इसकी एंट्री मैंने नहीं करनी है, ये इनवॉइस कैंसिल होगी थी या व्हाटएवर रीजन, तो जब आप कैंसिल दबाएंगे तो जितनी आपने एंट्री की होगी उसकी हिट जो है डेटाबेस में नहीं की होगी, तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप एक एक रिकॉर्ड को सेव कर रहे होते, आप 5वीं एंट्री पे हेडर आपने एंटर किया है, आइटम 1 2 3 4 5 पे जब आप आगे डिलीट करना चाहेंगे तो क्या होगा, आपको 4 3 2 1 भी डिलीट करना पड़ेगा, उसका हेडर भी डिलीट करना पड़ेगा। तो कमिट का फायदा ये है कि पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्ड, पूरी एक कंप्लीट जो कि अभी ने कहा था ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन मींस पूरी इनवॉइस पोस्ट करना। तो जब तक आपने पूरी एंट्री नहीं कर ली आप उसको पोस्ट नहीं कर रहे, आप उस ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं कर रहे। तो जब आप एंट्रीज कर रहे हो, एंट्रीज आपके पास क्या हो रहा है, आपके जो लोकल रिकॉर्ड सेट है उसमें सेव हो रही है। जब वो सेव हो रही होती है, जब आप उसको कमिट करते हैं तो पूरी की पूरी जाके 2 टेबल पे जाके पोस्ट हो रही होती है। हेडर एक टेबल में पोस्ट हो रहा होता है और जो डिटेल है वो एक अलग टेबल में पोस्ट हो रहा होता है। वहां पे एक एंट्री जा रही होती है, यहाँ पे 5-10 जितने भी आइटम होंगे उतनी एंट्रीज जा रही होती है। वेरी नाइस। अब कुछ 2-4 जवान लोग है ना मोबाइल में रिकॉर्ड भी कराएं। अब इनसे चैनल का नाम पूछना चाहते हैं, एक बार देख लेना, क्योंकि कभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, डेटाबेस की बात हमेशा इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि ये नुकसान करने से सीखता है बंदा, या तो कोई बता दे ईमानदार इंसान, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है। ChatGPT भी इतनी आराम से नहीं बताता, उसको थोड़ी पता आपके क्या लेवल है। आप उससे पूछोगे ये काम करने के लिए कौन सी कमांड है, बोले ये लो, आप उसको चलाओ, आप बोलो ये तो सब खराब हो गया, वो कहेगा फिर यही चला लो। सही है, तो फिर आपके हाथ काफी में चलाते हैं, पास से कॉल आ रही होगी, डेटाबेस में एरर आ रहा है, आपको बताओ मैं नहीं चलाया। इसमें एक और चीज मैं कहूँगा, इसमें एक और फायदा भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप कमिट की बजाय डायरेक्ट सेव किए जा रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर जैसे आप डिलीट कर देंगे तो बीच में क्या होगा, आपका जो ऑटो सीक्वेंस है वो भी आउट हो जाएगी। जो ऑटो नंबर जनरेट कर रहा है वो आपकी डेटाबेस करके दे रहा है। आप एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं ना, तो आप रिकॉर्ड की बाकी डिटेल देते हैं, शुरू का ऑटो नंबर जो वो जनरेट कर रहा है वो आप नहीं दे रहे, वो खुद जनरेट कर रहा है। अब आप बीच में देखिए, आपने जैसे 5 एंट्रीज की, आपको लगा नहीं यार ये तो गलती, आप सेव कर चुके हैं, अब आप डिलीट करेंगे तो बीच में जो सीक्वेंस है ना ऑटो नंबर की, वो भी आपके पास जो है वो गलत हो जाती है, फिर आप उसको एक और फंक्शन चला के फिर दोबारा आपको सीक्वेंस करना पड़ता है। तो ये भी इसका एक नुकसान है। अच्छा, मास टेबल में ना आपको ये जो ORM है, मुझे मानता है इससे बताया किसी ने बड़ी एप्लीकेशन पे काम करे यहाँ पर, मतलब प्रॉपर नेट प्रोडक्शन में एक चलती हुई एप्लीकेशन जिसमें डेटा आ रहा, बड़ी सम्राट नासा वाली नहीं कह रहा, मतलब चलती हुई SQL पे काम करा, कितने लोगों ने करा, एक ORM यूज करा, ORM के साथ कितने लोगों ने करा, आपने। एक बेसिक चैलेंज आता है ORM पे। अभी अंजुम मैंने एक बात बोली, बीच में से सीक्वेंस कम हो गई ना, सीक्वेंस चले जो 1 2 3 4 5 6 50 बाई कुछ उनका सीधा हमने करा, उसके बाद 55 हो गई, 4 एंट्रियां डिलीट कर दी हमने, क्योंकि ऐड करके डिलीट करनी है ना। डेटाबेस तो माइंड में ये रखा हुआ डेटाबेस में मेमोरी में कि ये 56 आएगा, अब बीच में मैंने 55 डिलीट कर दिया, डेटाबेस खुद से निकाल लेना। अब आप ORM यूज कर रहे हो, ORM क्या करता है, डेटाबेस में एंट्री करेगा और वो आईडी ऑटो जनरेट हो रही है। यहाँ पर एक बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम आती है, कभी कभार आती है, हर बार नहीं आती, वो क्या आती है, कौन बता रहा है? आईडी आगे की जनरेट हो रही है, वो तो हो रही है ना, उसमें तो टेंशन ही नहीं है, कौन बता रहा है? जब 2 लोग एक साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ना, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर मैं कमिट कर रही हूँ, मैंने कमिट किया और दूसरे ने एक साथ कमिट किया, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम। इसमें ना टेबल लॉगिंग होता है ना, तो वो तो करने ही नहीं देगा ना, अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं। सर्वर डाउन हो तो वो एंट्री लॉगिन पे तो नहीं जाती है। चल सर्वर डाउन का एक अलग केस हो गया, वो जाहिर नहीं जाएगी। मैं बता देता हूँ, मैंने फेस करी है ORM पे। हुआ क्या, ORM से
1 से लेके समझ लें, सपोज कर लें 1000 तक सीक्वेंस जा चुकी है, कुछ डेटा डिलीट करा हमने 50 से लेके 100 तक, तो ये काम हो गया, कोई टेंशन नहीं, डेटा डिलीट हो गया। अब सीक्वेंस कहाँ से चली, 1000 से बढ़ते चली गई। अब बीच में कोई डिप्लॉयमेंट आई, हमने डिप्लॉयमेंट करी, ORM ने एंट्री पता है कहाँ करी, 1001 पे नहीं करी, उसने एंट्री करी 51 पे। चलो ये भी टेंशन नहीं है, हमें क्या लेना, डेटा तो जा रहा है ना, 51 सही हुआ, 52 99 पाया, 100 पाया, 101 ट्राई करा, एरर, डेटाबेस भी गया, एप्लीकेशन भी गई। अब इसको कौन बताया कि पीछे ORM और डेटाबेस की सीक्वेंस गलत बनी हुई है, डेटाबेस जो समझ रहा है 101 ऐड करना है, 101 पहले से ऐड है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को, मुझे बताएं। अगर बीच में कोई एंट्रीज डिलीट हो तो उनको डिलीट एज एन डिलीट नहीं वो करते था डिलीट, ORM तो 1000 के बाद से चलेगा ना, लेकिन कोई ऐसा रिफ्रेश आया, कुछ ऐसी सिनेरियो बना जिससे आपकी रिक्वेस्ट जाते वक्त 51 से जाना शुरू हुई, तो 51 खाली स्लॉट थी, 51 52 100 तक गया। मेरा क्वेश्चन है कि अगर वहाँ पे हम ORM की जगह SQL यूज कर रहे होते तभी ये प्रॉब्लम आता। सीक्वल में भी आ सकता था, लेकिन ये ORM पे ये प्रॉब्लम ही ORM की वजह से क्रिएट होती है, मतलब सीक्वल में भी आ सकता है, आ तो सकता है ना, वो कर रहा है क्योंकि वो सीक्वल अपने मेमोरी में रखता है, वो क्योंकि ऑटो जनरेट कर रहा है ना, सीक्वल भी ऑटो जनरेट के लिए यूज कर रहा था, इसका मैं नाम भूल गया, उसके थ्रू वो ऑटो जनरेट कर रहा था। क्या होता है, नहीं ऑटो इंक्रीमेंट का वो तो हमें पता है ना, सीक्वल के पास कुछ और बताया, नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ उसका, बता दूंगा, मेरे पास कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो बताया ना ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, पहली बात आपको पता है कैसे चलेगा ये conflict है। एंट्री छोड़ा हुआ है वहाँ पे, एंट्री देखी है वहाँ पे, कंटेंट जाती है मेरे पास, आया नहीं अभी तक तो। नहीं प्रोटेक्शन पे आएगा ना, पीछे से डेटा एक के बाद एक आ रहा है, आप तो इतना बड़ा स्केल नहीं है ना, टाइप का छोटा सा स्केल। नहीं छोटे छोटे इसमें एक और चीज होती है कि आप उसको डेटाबेस लेवल पे रीसेट भी कर सकते हैं। अगर किसी चैनल ने रीसेट कर दिया, एक तो रीसेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 या 1, दूसरा आप उसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर होगा उसके बाद जनरेट होगा, ठीक है। बिल्कुल उसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप मैक्सिमम वैल्यू जो ऑटो आईडी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो बीच में वो छोड़ देगा, मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, उसके बाद मतलब ये कि आप एक एडिशन चेक लगा सकते हैं कि जब भी ऑटो नंबर जनरेट हो तो वो मैक्सिमम वैल्यू के बाद का हो। ये इसका ये बिल्कुल सही सलूशन बताया, मैंने भी इसी तरीके से सॉल्व कर रहा था। पहले मैंने उसको देखा करंट नंबर क्या है ऑटो जनरेशन का, तो मुझे पता लगा वो तो 101 है, तो फिर मैंने उसको रिफ्रेश करा तो वो 1000 पर चले गया, फिर मैंने डेटा पीछे से एप्लीकेशन सेट भी करी तो सही चलेगी, लेकिन ये मैनुअल करना पड़ा। अगर मैं सो रहा होता उस टाइम पे और सुबह में मोबाइल बंद करके तो ये तो छोटे छोटे एरर है, ये नहीं समझे कोई चीज आ गई तो आपने सो जाना है। जब आप काम करने जाएंगे ना तो ऑटोमेशन भी फंसवा देती है। ऑटो पैचिंग लगी हुई थी माइक्रोसॉफ्ट पे, आया पूरे दुनिया के एयरपोर्ट सब सुकून से रेस्ट कर रहे थे, ऑटो पैच लगा हुआ था, उन्होंने बोला बंदे की जरूरत ही नहीं है, हमें पैचिंग करनी है, ऑटो पैच लगाया हुआ है, ऑटो विंडो अपडेट है, जब भी विंडो की अपडेट आएगी, कोई सॉफ्टवेयर की अपडेट आएगी, ऑटो हो जाएगी। सही है, हाँ दूसरी कंपनी, लेकिन ऑटो अपडेट लगाएंगे ना, उन्होंने सर्वरलेस सिस्टम रखा हुआ है कि बीच में हमें बंदा हाइड नहीं करना, सही है, कोई डेवलपर हाइड नहीं करना या कोई पैचिंग करने के लिए हाइड नहीं करना कि नई अपडेट आई है उसको अपडेट चला लो। उन्होंने कहा ये हमारा ऑटो है, हमने पैसे बचाए हुए एम्प्लॉय के, अब एम्प्लॉय के पैसे एक साथ वसूल हो गए। लेकिन अगर एम्प्लॉय अपडेट करता तभी वो करने के बाद ही पता चलता, क्योंकि वो रिस्टार्ट पे जाता है, मतलब अपडेट होने के बाद रिबूट पे जाके रिबूट तो अटक जाता था, रिबूट होता था फौरन रिबूट हो जाता था। लेकिन प्रोडक्शन पे फिर ऐसे नहीं चलता ना, प्रोडक्ट एम्प्लॉय जो करता है ना वो एक पैटर्न बना के करता है, तो वो इतनी आराम से नहीं डाउन टाइम आता, उसको फंसता नहीं है वो। लेकिन ऑटो में तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन लेके चल रहा है। जी कोई सवाल है? जी सर इससे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि बंदा UUID यूज करे, ऑटो इंक्रीमेंट के बजाय UUID यूज करे, 36 कैरेक्टर का होता है अल्फान्यूमेरिक, तो उस पे कभी भी जो है वो चांस नहीं होगा कि आपकी आईडी कॉन्फ्लिक्ट हो या कम जा सके। UUID है UUID अच्छी चीज है, लेकिन NoSQL में अच्छी चीज है। यहाँ पर SQL में UUID रिकमेंड करी जाती है। नहीं, ज्यादातर मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी देखिए देखा। UUID आप वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको उसको बाद में रेफरेंस करके यूज करना हो। देखिए अगर आप बात कर रहे हैं वन टू मैनी रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप UUID को आपको कोई ऐसा फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि वही आईडी आप यहाँ जनरेट कर रहे हैं, वही आप आईडी यहाँ जनरेट कर रहे हैं। अगर आपने जैसे आपके एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है उसको आपने यूनिक आईडी है वो तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वन टू मैनी के रिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर UUID क्योंकि इसका बड़ा हो जाता है, वो जो लेंथ है वो काफी बड़ी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि वो अल्फा न्यूमेरिक की सर्चिंग हमेशा स्लो होती है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिक।
क्योंकि जो आपका न्यूमेरिक है वो आपका सॉर्ट हो जाता है, सॉर्ट होकर बहुत जल्दी सर्च हो जाता है। अल्फा न्यूमेरिक में आपका सॉर्टिंग होती नहीं है, क्योंकि सॉर्टिंग भी ना एक पूरी साइंस है। अगर आप देखेंगे कंप्यूटर सॉर्टिंग में कैसे काम कर रहा होता है, तो मैं कुछ छोटी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से आपके पास 1 से लेकर 1000 तक नंबर है, अब आपने एक नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करता है कि उसके मिडिल पे चला जाता है। अब 1 से 1000 के बाद 500 है, और 500 को देखता है ये जो मैंने सर्च किया था छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो ऊपर आ जाता है और बड़ा है तो नीचे चला जाता है, फिर उसके मिडिल पे चला जाता है। तो आप देखिए कितनी जल्दी वो सर्च कर लेता है। अब ये काम आप जो है अल्फा न्यूमेरिक से नहीं कर सकते, न्यूमेरिक पे आप कर लेंगे। सर इसका एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। अगर आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर एक सेकंड स्टूडेंट आईडी पड़ी हुई है, आप क्वेरी लगा के आराम से रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। अगर आपको यूआईडी होती ना तो आप कोई एक रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते इसके अंदर। ये एक ड्रॉबैक है, मतलब अगर आप सिंपल आईडी लगाते हैं 1 to 1000 सही है। नहीं मतलब लिमिट से वो मैनेज हो जाता है ना, लिमिट तो काउंट कर रहा होता है वो आईडी वो यूआईडी सजेस्ट करके यूआईडी का ही ड्रॉबैक बताया है। नहीं वो ड्रॉबैक नहीं है, ये कह रहा है लिमिट हमने 100 की लगाई तो आईडी तो है नहीं यूआईडी है। असल में लिमिट पे वो ये नहीं देखता कि आईडी क्या है, वो तो काउंटिंग देखता है ना, उसको आईडी से लग रहा है ऐसे कहना। आप क्या कह रहे थे समझ में नहीं आया। अच्छा सर, जैसे एक ब्राउज़र की यूआरएल देता हूँ मैं, समझिए google.com/1 1 करूँगा तो उसके पीछे कोई ना कोई यूज़र का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसकी जगह अगर आप यूआईडी यूज़ करें डेटाबेस में तो आप उसको गेट नहीं कर सकते। मेरा कहने का मकसद ये है। चलो ये हम डिस्कस करते हैं अभी बाद में। ये मैं रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, सवाल कुछ और है। वो एपीआई और डेटाबेस से थोड़ा सा